नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री रूप सिंह चंदेल जी का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज। आज सुनिए भाग 2। भाग 1 में आपने सुना कि लालमणि जगराम नाम के एक कवि जो दिल्ली दूरदर्शन में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं और नीलिमा सिंह को हर महीने होने वाली अपनी साहित्यिक गोष्ठी में कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। नीलिमा के न आने पर अगले महीने होने वाली मीटिंग के लिए वो उसको झूठ बोलकर आश्वस्त करते हैं कि अगली मीटिंग का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर जी करेंगे, जो उस समय दिल्ली दूरदर्शन के अपर महानिदेशक थे। इस झूठ से नीलिमा सिंह प्रभावित होती हैं और उनको अगली मीटिंग में आने के लिए हामी भरती हैं। अब सुनिए आगे की कहानी भाग 2 में। नीलिमा सिंह ने यूपीएससी से असिस्टेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसकी पोस्टिंग उस मंत्रालय में हुई। उसने अंग्रेजी में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया था। वह अध्यापक बनना चाहती थी, एमफिल कर रही थी कि पिता के सुझाव पर उसने यूपीएससी में आवेदन किया, परीक्षा दी और उसका चयन हुआ। उसके एमफिल के शोध निर्देशक ने कहा था, नीलिमा, हाथ में आई नौकरी छोड़ना उचित नहीं। विश्वविद्यालय की दुनिया विचित्र है। एमफिल करके तुम्हें किसी कॉलेज में यदि एडहॉक नौकरी मिल भी गई तो ये गारंटी नहीं कि तुम कब नियमित होगी। यहाँ कोई तो बिना एडहॉक नौकरी के सीधे कॉलेज से निकलते ही नियमित हो जाता है और कोई 10 साल तक भी नियमित नहीं हो पाता। विभागाध्यक्ष मुझे पसंद नहीं करते और जब तक वो किसी पर मेहरबान ना हो किसी छात्र का चयन नहीं होता। यहाँ भाई भतीजावाद किसी भी विश्वविद्यालय से कहीं अधिक है। सर, पीएचडी के बाद मैं किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकती हूँ? जा तो तुम अभी भी सकती हो। पीएचडी चयन के 5 साल के अंदर करना होगा, लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय कौन सा दूध के धुले हैं, वहाँ भी वही हाल है। दुनिया शिक्षा जगत को भले ही पाक साफ समझती है, लेकिन हकीकत में यहाँ किसी भी विभाग से कम भ्रष्टाचार नहीं है। कैसा भ्रष्टाचार सर? सत्ता के दुरुपयोग के आरोप मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स पर लगते रहते हैं। बाबू से लेकर चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। आज शायद ही कोई विभाग भ्रष्टाचार से बचा होगा। आज़ादी से पहले भी होता था। तब लोग अपने काम निकलवाने के लिए अंग्रेज़ों को मोटे तोहफे देते थे, जिन्हें डाली कहा जाता था। बड़े जमींदार और राजा और भी बहुत कुछ भेंट करते थे। वो सब यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। भ्रष्टाचार देश को आज़ादी में विरासत में मिला है। विभागाध्यक्ष की जो जितनी सेवा करता है वो उतनी ही जल्दी सेवा पाता है। लेकिन मैं जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहा था उसमें केवल सेवा भाव ही नहीं, यहाँ आर्थिक भ्रष्टाचार कम नहीं है। पिछले दिनों अखबारों में एक रपट चर्चा का विषय बनी थी कि दक्षिण भारत के एक विश्वविद्यालय के एक वीसी ने पद ग्रहण करने के बाद अपने बंगले को सजाने संवारने में 50 लाख से अधिक धन खर्च किया था। जब उससे पत्रकारों ने पूछा तो उनसे पहले भी उस बंगले में वीसी रहते रहे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने आगे आने वालों के लिए इसे रेनोवेट कराया है। मैं कौन सा ज़िंदगी भर के लिए वीसी रहने वाला हूँ? पढ़ा था सर मैंने भी। सत्ता का दुरुपयोग न करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। सर, शिक्षा जगत में चंद लोगों के पास सत्ता होती है, शेष तो केवल अध्यापन तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए इसे साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता है। अधिकांश अध्यापक कॉलेज जाते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। आप भी तो हैं सर, लेकिन दूसरे विभागों में जैसा कि आपने कहा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार होता है। मैं जिस मंत्रालय में पोस्ट होंगी, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा? वहाँ भी हर सीट भ्रष्ट नहीं होती। भ्रष्टाचार कुछ पदों पर ही होता है और जहाँ होता है वहाँ ऊपर से नीचे तक होता है। मैंने मंत्रियों की बात की। हर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा जैसे नेता भी हुए हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी सर, ये महादेवी वर्मा से जुड़ा हुआ संस्मरण है। उन्होंने लिखा है, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी महादेवी वर्मा की घनिष्ठ मित्र थीं, प्रायः मिलने आती थीं। एक बार राजेंद्र बाबू की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी जी ने महादेवी वर्मा जी से कहा कि अगली बार जब आना तब एक सूप लेती आना। सूप क्यों सर? क्योंकि वो स्वयं गेहूँ साफ करती, पिसवाती और स्वयं भोजन पकाती थीं। उनके यहाँ कोई रसोइया नहीं था। गेहूँ साफ करने में उन्हें परेशानी होती थी, जबकि सूप से पछोड़ने पर गेहूँ अच्छी प्रकार साफ हो जाता है। ओह! अगली बार आने पर महादेवी वर्मा सूप लेती आईं,
लेकिन जब राजेंद्र बाबू का कार्यकाल समाप्त हुआ और वो राष्ट्रपति भवन से विदा हो रहे थे, तब उनके हाथ में केवल एक अटैची थी और राजवंशी देवी जी ने सूप पकड़ा हुआ था। सूप पर राजेंद्र बाबू की नज़र पड़ते ही उन्होंने पूछा, सूप क्यों ले जा रही हो? राजवंशी देवी जी ने कहा, ये महादेवी वर्मा की भेंट है। राजेंद्र बाबू ने कहा, ये राष्ट्रपति भवन की संपत्ति है, इसे यहीं छोड़ दो। और उन्होंने सूप छोड़ दिया था। ऐसे थे हमारे राजनेता। लेकिन उस दौर में भी कुछ नेता भ्रष्ट थे और आज उसके पिताजी ने भी कहा था, बेटा हाथ आई नौकरी छोड़ना ठीक नहीं, इसे ज्वाइन करो, आईएएस की तैयारी करो, हो सकता है कि चयन हो जाए। असिस्टेंट में चयन आसान नहीं होता, उसकी तैयारी काम आएगी। और नहीं भी आईएएस बनी तो इसमें भी तुम डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच सकती हो, बस लगन और परिश्रम से काम करना। उसने पिता और अपने शोध निर्देशक की बात मानी थी और उस मंत्रालय में आ गई थी। उसके पिता कानपुर के एक गांव के रहने वाले थे। उसके पिता में किसान थे। पिता अपने पिता की इकलौती संतान थे। गांव में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं था। प्राइमरी पाठशाला गांव से 2 मील दूर थी और 8वीं तक विद्यालय 3 मील दूर। उसके पितामह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक जागरूक व्यक्ति थे। उन्होंने बेटे अर्थात उसके पिता को पढ़ाने का निर्णय किया। लंबे समय तक बाबा इस ऊहापोह में रहे कि अकेले 2 मील बेटे को पढ़ाने के लिए कैसे भेजें। पिता गांव में खेलते और अपने पिता के साथ खेत खलिहान जाते। 6 वर्ष पार कर चुके थे। अंततः 6 वर्ष पार करते ही बाबा ने पिता को स्कूल में प्रवेश करवाने का निर्णय किया। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि वो उसे बैलगाड़ी में बिठाकर विद्यालय छोड़ने और लेने जाया करेंगे। और एक दिन बाबा ने पिता को स्कूल में प्रवेश दिला दिया। कुछ दिनों स्वयं छोड़ने लेने जाते रहे। उन्हें देखकर पिता की उम्र के 2 और बच्चों को उनके घर वालों ने विद्यालय भेजने का निर्णय किया। इस प्रकार बाबा का छोड़ने और लेने जाने का क्रम समाप्त हुआ। 5वीं उत्तीर्ण कर पिता ने जूनियर हाई स्कूल करने के लिए 3 मील दूर गांव के विद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने प्रथम श्रेणी में 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब समस्या आगे की पढ़ाई की थी। इंटर कॉलेज गांव से 10 मील दूर एक कस्बे में था, जहां हॉस्टल नहीं था। पिता जनार्दन सिंह का 8वीं में प्रथम आने से बाबा का उत्साह बढ़ा, लेकिन समस्या थी 10 मील आने जाने की। किसी जानकार ने बाबा को शहर में डीएवी कॉलेज में प्रवेश दिलाने की सलाह दी, जहां हॉस्टल की व्यवस्था थी। जनार्दन सिंह को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के कारण वहां प्रवेश मिला, जहां से उन्होंने इंटर उत्तीर्ण किया और डीएवी से ही बीए करने के बाद वो गृह मंत्रालय में बाबू बन गए। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही पिता ने असिस्टेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसका जन्म गांव में हुआ था। उसके जन्म के बाद भी उसकी माँ गांव में रहती रही थी। शिक्षा के प्रति जागरूक उसके बाबा ने एक दिन उसके पिता को कहा, जनार्दन, तुमने गांव में रहकर जैसे तैसे पढ़ाई कर ली, लेकिन आज़ादी के बाद भी अपने गांव में विद्यालय नहीं है। बच्ची 2 मील कैसे स्कूल जाएगी? तुम उसे पढ़ाना नहीं चाहोगे? पिता चुप रहे थे। तुम अब बहू और नीलिमा को दिल्ली ले जाओ। आप लोगों की सेवा कौन करेगा? अभी हम इतने बूढ़े नहीं हैं, अपनी देखभाल कर सकत हैं। जब तुम शहर पढ़े गए रहो तब हमारी देखभाल कौन करत रहे? बहू 4 साल पहले आई, तब तलक हम ही ना अपन देखभाल करत रहन। अभी हम दोनों इतने बूढ़े नहीं भये। उनके बाबा संपत सिंह ने कहा, पिताजी आप एक हलवाहा रख लें। हाँ, हमहू ये सोचा रही। ये गर्मियों के दिनों की बात थी। वो 3 वर्ष के होने को थी। पिता साल में 2 बार गांव आते थे, दीपावली के अवसर पर और जून महीने में। उन्हें आम बहुत पसंद थे। उनके पूर्वजों का एक बाग था जिसमें कुछ पेड़ आमों के थे। दीपावली में पिता 1 सप्ताह के अवकाश में आते, जबकि जून में वो 2 सप्ताह रहते थे। अभी मुझे सरकारी फ्लैट नहीं मिला। मैं उपयुक्त जगह रहने की व्यवस्था करके जुलाई में आकर इन्हें ले जाऊंगा, पिताजी ने कहा था। जिस समय पिता बाबा से ये कह रहे थे वो वहाँ थी। ये जानकर कि वो बाबा और दादी के पास नहीं रह पाएगी, वो दुखी हो गई थी और माँ के पास जाकर रोते हुए बोली थी, अम्मा मैं बाबा के पास ही रहूँगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी, आप चली जाना। संपत सिंह ने पोती को रोकर माँ से दिल्ली न जाने की बात कहते सुना तो उसे बुलाकर गोद में उठाकर छाती से चिपकाते हुए बोले, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? यहाँ तो कोई स्कूल नहीं है पास में। मैं पढ़ूँगी नहीं बाबा। अरे पढ़ियो नहीं, ऐसा नहीं कहते, पढ़कर तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। उसने रोना बंद कर दिया था और उलट प्रश्न किया था, अफसर क्या होता है बाबा?
अफसर बहुत बड़ी चीज़ होता है बेटा। ओह के नीचे बहुत से लोग काम करत हैं जो ओह का हुक्म मानत हैं। लेकिन मैं अफसर नहीं बनूंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी बाबा। अपने पिता के साथ ना जाइयो। पिताजी तो यहाँ आ ही जाते हैं हमसे मिलने। फिर ऐस करबे कि हम और तुम्हारी दादी भी तुम्हारे साथ ही चलबे, तब तो तुम जाइयो ना। नीलिमा बाबा की गोद से उतरकर ताली बजाती हुई बोली थी। बाबा ये ठीक रही, आप और दादी जी साथ चलेंगे तब तो कोई बात ही नहीं। फिर यही तय रहा बेटा। संपत सिंह ने जनार्दन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले। नीलिमा प्रसन्न थी। जनार्दन सिंह जब अकेले रहते थे तब उन्होंने सफदरजंग में एक कमरे का मकान किराए पर ले रखा था, लेकिन पत्नी और बेटी को लाने के लिए गांव से लौटने के बाद उन्होंने 2 कमरों का मकान खोजने की कोशिश की। जिस मकान में वो किराएदार थे वो उनके डिप्टी सेक्रेटरी का मकान था। उसके एक बेटा और एक बेटी थे जो अमेरिका में थे। नौकरी लगने के बाद कुछ दिनों तक जनार्दन सिंह महरौली में एक कमरे में रहे थे, लेकिन मकान मालिक शराबी था और हर दूसरे दिन शराब पीकर वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ झगड़ता और कई बार उन्हें पीटता भी था। ये मकान उनके साथ काम करने वाले एक सहयोगी ने दिलवाया था जो लंबे समय से उस मकान में किराएदार था। उन्हें तब ये जानकारी नहीं थी कि उनका सहयोगी भी शराब पीने का आदी है और मकान मालिक के साथ बैठकर पीता है। उसका परिवार गांव में रहता था, तो एक बार जब उसने उन्हें भी पीने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने किराए के लिए दूसरा मकान खोजना प्रारंभ कर दिया था। नौकरी लगने के 1 साल बाद ही जनार्दन सिंह का विवाह पास के गांव में हुआ था। दरअसल पिता संपत सिंह ने तभी उस परिवार को वचन दे दिया था जब जनार्दन सिंह बीए प्रथम वर्ष में थे। तय हुआ था कि उनके बीए करने के बाद शादी कर देंगे। शादी गांव के नाई ने तय करवाई थी। नाई की ससुराल उस गांव में थी और उस दौर में जिस घर में विवाह योग्य लड़की होती, लोग अपने नाई को भी लड़का बताने के लिए कहते और कितनी बार वे उसमें सहायक होते थे। ऐसा ही जनार्दन सिंह के ससुर के साथ हुआ था। हुआ ये कि उन्होंने अपने बाल बनाने आने वाले नाई से इस बारे में चर्चा की और उसने अपने दामाद से चर्चा की कि यदि उसके गांव में कोई होनहार लड़का हो तो ठाकुर शिवराज सिंह की बेटी के लिए बताएगा। उसने शिवराज सिंह की बेटी देखी थी। उस गांव में जूनियर हाई स्कूल था। शिवराज सिंह प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बेटी को 8वीं तक शिक्षा दिलवाई थी। जनार्दन सिंह का जब विवाह हुआ, नीलिमा की माँ 18 वर्ष की थी। शादी के 1 वर्ष बाद ही नीलिमा का जन्म हुआ। ये तब की बात थी जब जनार्दन सिंह महरौली में रह रहे थे। नीलिमा के जन्म के 1 वर्ष बाद उन्होंने सहायक की परीक्षा यूपीएससी से उत्तीर्ण कर ली और मंत्रालय के उसी अनुभाग में सहायक के रूप में उन्हें नियुक्ति मिल गई थी। वो ग्रीन पार्क और सफदरजंग क्षेत्र में किराए के लिए कमरे खोज रहे थे। इसके लिए उन्होंने ग्रीन पार्क के एक दलाल से भी संपर्क किया। एक शनिवार उनके डीएस ने उन्हें रविवार को ऑफिस आने के लिए कहा। उस रविवार दलाल ने किराए का कमरा दिखाने के लिए उन्हें ऑफिस में फ़ोन करके बुलाया था। वो एक कमरा चाहते थे और एक कमरा किराए पर मिलना कठिन था। मालवीय नगर या उसके आसपास के मोहल्लों में मिल रहे थे, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आ रहे थे। दक्षिण दिल्ली वो इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि तब नहीं तो नीलिमा के पढ़ने योग्य होने के बाद उन्हें परिवार दिल्ली लाना ही होगा। लेकिन जब तक अकेले थे तब तक 2 कमरे किराए पर लेकर रहना नहीं चाहते थे। सर, कल मुझे ग्रीन पार्क में किराए के लिए कमरा देखने जाना है। अभी कहाँ रह रहे हैं? डीएस वैजेंद्र सिंह मलिक ने पूछा। सर, महरौली में। जनार्दन सिंह ने महरौली के किराए के मकान को छोड़ने का कारण बताया, लेकिन वो अपने उस सहयोगी की बात छुपा गए जिसने उन्हें किराए पर कमरा दिलवाया था। वो उन दिनों उनके ही अनुभाग में एलडीसी था। कितने कमरे चाहिए? सर, फिलहाल एक। फिलहाल मतलब? सर, अकेले हूँ। पत्नी और बेटी गांव में है। ओके। मलिक एक क्षण तक सोचते रहे, फिर बोले, कल ऑफिस आना आवश्यक है। सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी, आप, मेरा पीए और एक टाइपिस्ट को भी आना है। जेएस सर का आदेश है। शायद मंत्री जी भी आएंगे। जी सर। जनार्दन सिंह के चेहरे पर उदासीनता छा गई। उन्हें लग रहा था कि इस बार दयाल उन्हें कमरा दिलवा ही देगा। वो 2 रविवार से उन्हें दौड़ा रहा था। इस बार उसने जो कमरा बताया उसका किराया उनके अनुकूल था और दलाल के अनुसार उस मकान मालिक का परिवार भी छोटा था। उसमें केवल एक और किराएदार रह रहा था। डीएस मलिक ने जनार्दन सिंह के चेहरे की उदासीनता देखकर कहा, कल तो आना ही होगा जनार्दन सिंह। आप ब्रोकर को आज शाम मकान दिखाने के लिए कह सकते हैं। फिर कुछ सोचकर बोले,
लेकिन उसे ये कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम आज ऑफिस से कितने बजे निकल पाएंगे कुछ पता नहीं। जी सर। तुम सफदरजंग में रहना पसंद करोगे? मलिक ने एक क्षण सोचने के बाद पूछा। सर, मैं दोनों जगहों में खोज रहा हूँ। सफदरजंग में मिलना और भी कठिन है। कुछ देर सोचने के बाद मलिक बोले, कल आ जाओ, मेरा एक परिचित ब्रोकर है, मैं उससे बात करूँगा, कोई अच्छा एकोमोडेशन तुम्हें दिलवा दूँगा। जी सर। अगले दिन ऑफिस में रात 8 बज गए थे। 1 घंटा पहले डीएस मलिक ने जनार्दन सिंह से कहा, मेरे साथ चलना, मैंने ब्रोकर से बात की थी कल, तुम्हें कमरा दिखा देंगे, पसंद आएगा, विश्वास है, किराया भी अधिक नहीं, बाजार से कम। मेहरबानी सर। जनार्दन सिंह ने हाथ जोड़ दिए थे। मलिक को ऑफिस से लेने और छोड़ने के लिए मंत्रालय की गाड़ी थी। उन्हीं को ही नहीं, सभी बड़े अधिकारियों के लिए गाड़ियां थीं। मलिक के साथ जाते हुए जनार्दन सिंह सोचते रहे कि इतनी रात कौन ब्रोकर मकान दिखाएगा, लेकिन मलिक साहब ने कहा है तब वो दिखाएगा ही। लेकिन मलिक उन्हें किसी ब्रोकर के पास लेकर नहीं गए, वो सीधे अपने घर गए और पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा। बेगम, बहुत थक गया आज। आप हर दिन ही थक जाते हैं, उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जनार्दन सिंह की ओर देखा। मलिक ने पत्नी के भाव को समझा और कहा, ये जनार्दन सिंह हैं, बहुत भले युवक हैं, बहुत ही परिश्रमी, हाल ही में असिस्टेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसे मैंने की थी। फिर जनार्दन सिंह की ओर देखते हुए बोले, तुम जिस लगन के साथ काम करते हो जनार्दन, मेरी तरह एक दिन डीएस बनोगे। पंजाब से जब मैं बाबू बनकर मंत्रालय में आया तब नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। अंग्रेज़ों का राज था, तुम्हारी तरह ही बीए करके पटियाला से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया। हम 4 भाई थे। 2 बड़े भाई अब नहीं हैं, उनके परिवार हैं, लेकिन सभी गांव में हैं। चारों भाइयों में केवल मैं ही पढ़ सका था। बाकी तीनों भाइयों ने 5वीं 8वीं की थी। वे खेती करने लगे। मुझे पढ़ने का चाव था, पढ़ा और इस मंत्रालय में बाबू बन गया। कुछ दिनों में ही सहायक बना। और मलिक साहब जब अपना इतिहास बता रहे थे तब जनार्दन सिंह सोच रहे थे कि वो उन्हें कब ब्रोकर के पास ले जाएंगे। उनकी बातें सुनते हुए परेशान थे। तभी श्रीमती मलिक चाय और बिस्कुट ले आईं। जनार्दन सिंह ने सुना था कि अंडर सेक्रेटरी बनते ही लोग तन जाते हैं, अपने अधीनस्थों के प्रति उनका व्यवहार बदल जाता है, और जो सीधे आईएएस बनकर आते हैं वे अपने को किसी राजा से कम नहीं समझते। लेकिन मलिक सर उनकी तरह बाबू से ऊपर उठे हैं, इसलिए इनमें मानवीयता बची हुई है। रात 9 बज रहे थे। जनार्दन सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मलिक साहब सोफे पर ऐसे बैठे उन्हें अपने परिवार के बारे में बता रहे थे जैसे वो उनसे मिलने आया था, ना कि वो उसे दलाल से मिलवाने के लिए लेकर आए थे। वो जानते थे कि मलिक साहब जैसा चीज़ों को न भूलने वाला व्यक्ति अपनी बात भूल गया था, ऐसा नहीं। फिर मलिक साहब उस बारे में चुप क्यों हैं? मैं उन्हें कह भी नहीं सकता कि सर, ब्रोकर से मिलने के बाद हम चाय पी सकते हैं। श्रीमती मलिक के चाय सर्व करते समय मलिक साहब चुप थे और वो सोच रहे थे, हो सकता है कि दलाल ने घर में ही ऑफिस खोला हुआ हो सकता है कि वो मलिक सर के पड़ोस में ही कहीं रहता हो, उनका अच्छा मित्र हो, मित्र से कभी भी मिला जा सकता है। जनार्दन सिंह, मैं बता रहा था कि मेरे सभी भाई कम पढ़कर खेती में व्यस्त थे। छोटा होने के कारण और इस कारण कि मेरे गांव के 3 युवक हाई स्कूल करके कनाडा जा चुके थे, पढ़ाई करके मैंने भी वहां जाने का विचार किया। मैंने बीए किया और कनाडा जाने के जुगाड़ में लग गया। लेकिन मेरे पिताजी मुझे वहां भेजने को राजी नहीं थे। उनका कहना था कि अपने देश में ही रहो। सबसे छोटा था, इसलिए माँ को अधिक ही प्रिय था। पिताजी से अधिक माँ ने न जाने का दबाव बनाया। माँ के प्यार ने मुझे बांध लिया और मैं इस मंत्रालय में बाबू बनकर दिल्ली आ गया था। जब तक माँ पिताजी रहे गांव से रिश्ता रहा। उनके जाने के बाद मैं अपने परिवार में इतना फंसा कि गांव जाना कम होता गया। उन दोनों की मृत्यु के बाद भाइयों में झगड़े होने लगे। माँ पिताजी के जीवित रहते सब शांत थे, हालांकि मेरी भाभियों में अंदर अंदर ही आग सुलग रही थी। जैसा कि संयुक्त परिवारों में होता है, वो आग फूट पड़ी थी। माँ की मृत्यु के 1 साल के अंदर भाइयों ने बंटवारे का निर्णय किया। मुझे जाना पड़ा। मेरे हिस्से 10 बीघा जमीन आई। एक समय मेरे परिवार के पास 200 बीघे खेत थे। पिताजी 5 भाई थे, उनमें भी बंटवारा हुआ, और वो बंटवारा बाबा अपनी मृत्यु से पहले ही कर गए थे। मेरे पिताजी को 40 बीघा खेत मिले थे। ऐसा होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मलिक साहब ने चाय का आखिरी घूंट लिया और कुछ देर के लिए रुके। वो सोचने लगे थे कि अब वो उन्हें उठने के लिए कहेंगे।
इसलिए उन्होंने अपने कप में बची 2 घूंट चाय को एक बार में ही पी लिया। उतनी देर में वो इतनी ठंडी हो चुकी थी कि वो उसे पी सकते थे। तभी मलिक साहब ने फिर बोलना आरंभ किया। एक बार फिर वो परेशान थे, लेकिन बॉस बोल रहा हो, चाहे वो दफ्तर में बोल रहा हो, चाहे अपने घर में, अधीनस्थ को उसे टोकने का अधिकार नहीं होता। कई ऐसे गांव हैं। मलिक साहब ने उनकी ओर देखा। शायद वो उनकी बेचैनी को समझ रहे थे, लेकिन वो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि मलिक साहब अतीत की जिस दुनिया में खो चुके थे उससे उन्हें उबारना सही नहीं। उन्होंने ये बात मन में सोच ली कि जब मलिक साहब ब्रोकर से मिलवाने के लिए लेकर आए हैं और वो उनका मित्र है, तब उन्हें अधिक नहीं सोचना चाहिए। मलिक साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में ऐसे गांव हैं या नहीं, लेकिन पंजाब में हैं ऐसे गांव। सर, उत्तर प्रदेश मेरा नहीं है, पहली बार वो बोला। मलिक साहब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे, अपने प्रदेशों के प्रति प्यार में हम ऐसा कहते हैं। हम अपने या मेरे पंजाब बोलते हैं और तुम भी मेरे या अपने उत्तर प्रदेश बोलते होगे किसी से बात करते हुए। जी सर, आपने ठीक कहा। पंजाब में कई ऐसे गांव हैं जहां आधे गांव में एक ही कुनबे की बसावट है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां परिवार बढ़ता जाता है। किसी के 2 तो किसी के 4-6 बच्चे। बहुत से ऐसे लोग रहे और आज भी हैं जिनके 10-12 बच्चे थे। 3-4 पीढ़ियों के बाद वे ये भूल जाते हैं कि वे एक ही बुजुर्ग का कुनबा है। सर, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से गांव हैं जो एक ही बिरादरी के हैं। वे उस बिरादरी के लिए विख्यात हैं। एक ही नाम के 2-3 गांव हैं, लेकिन जब किसी गांव का नाम लेते हैं तब उसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे बमरौली चौहानों का गांव। गांव के नाम के बाद उस जाति विशेष का नाम जोड़ते हैं। बिल्कुल यही। मलिक साहब फिर एक क्षण के लिए रुके। जब श्रीमती मलिक कप प्लेट लेने आईं। मैडम, जनार्दन सिंह भोजन करके जाएंगे, उन्होंने पत्नी से कहा। यह भी कहने की कोई बात है? सर, भोजन के लिए परेशान ना हो। दिन हो या रात, यदि भोजन के समय कोई मेरे यहाँ आता है तब बिना भोजन किए नहीं जाता। मलिक साहब के भोजन करके जाने की बात ने स्पष्ट कर दिया कि वे उसे प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाने वाले नहीं थे। उस क्षण उनके दिमाग में विचार कौंधा कि कहीं मलिक साहब स्वयं अवकाश के दिनों में वो काम करते हों। दिल्ली जैसे शहर में लोग एक साथ कई काम करते हैं। सरकारी नौकरी पेशा अपने बच्चों या पति के नाम से ऑफिस खोल लेते हैं, लेकिन मलिक साहब के दरवाजे प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड नहीं लगा था। आखिर वो उन्हें लेकर क्यों आए हैं? जनार्दन सिंह सोच रहे थे। तभी उन्हें मलिक साहब की आवाज़ सुनाई दी। मैं वही कह रहा था कि बहुत से गांवों के नाम उस जाति विशेष के नाम पर ही पड़ गए हैं। वो एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले। मैं बात में भटक गया। मैं कह रहा था कि बंटवारे के लिए मैं गांव गया। खेत में कर नहीं सकता था और न ही मेरे पास इतना वक्त था कि मैं किसी को अधाई पर देकर साल में 2 बार जाकर ही जानता कि क्या पैदा हुआ और खेती के लिए क्या चाहिए। बेशक किसान का बेटा हूँ, लेकिन दिल्ली ने खेती से बहुत दूर कर दिया था। मैं ही नहीं, महानगरों में जाकर नौकरी करने वाले अधिकांश के साथ यही होता है। मैंने बड़े भाई साहब को अपने खेत संभालने के लिए कहा। 2 वर्ष के बाद एक दिन मेरे एक सहयोगी ने कहा, वीएस। लोग मुझे दफ्तर में वीएस या केवल मलिक पुकारते थे, बल्कि वीएस अधिक कहते थे, क्योंकि एक और मलिक थे ऑफिस में। वो सरदार जी थे और उन दिनों अंडर सेक्रेटरी थे। सरदार तो मैं भी था, मुस्कुराए मलिक साहब। लेकिन दिल्ली आने के बाद मैं मोना हो गया था। मुझसे बड़े भाई भी मोना हैं। बहरहाल मेरे उन सहयोगी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मलिक साहब ने छत की ओर हाथ उठाकर कहा। ने कहा कि वीएस, तुम खेत बेचकर दिल्ली में कहीं प्लॉट खरीद लो। पत्नी ने भी उनका बात का समर्थन किया और मैंने बड़े भाई से इस बारे में चर्चा की। वो शायद पहले ही मन बनाए हुए थे। उन्होंने मेरे हिस्से के खेत खरीदे। उन दोनों यहाँ प्लॉट बिक रहे थे। मैंने ये प्लॉट खरीदा और किसी प्रकार इसे बनवा लिया। मलिक साहब देर तक चुप रहे। उन्होंने सोचा कि शायद एक बार फिर वो गांव की यादों में डूब गए थे। अतीत से उभरते हुए मलिक साहब फिर बोले, जनार्दन सिंह, उन सहयोगी की सलाह ठीक थी। जो लोग गांव से बाहर महानगरों में नौकरी करने चले जाते हैं, उनमें से बहुत ही कम प्रतिशत गांव लौट पाते हैं। एक ना एक दिन उन्हें वही सब करना होता है जो मैंने अपने सहयोगी की सलाह पर किया था। उन सहयोगी की कहानी भी मेरे जैसी ही थी। वो भी पंजाब के थे। उनके पिता की 2 संतानें थीं। उनसे 10 वर्ष बड़ी बहन थी जिनका विवाह पड़ोसी गांव में हुआ था। उनकी नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद ही उनके माँ पिता का निधन हो गया। पढ़ गए थे और खेती नहीं करना चाहते थे। वो भी मेरी तरह नौकरी के लिए दिल्ली आ गए।
शादी के कुछ वर्षों के अंदर उनके माँ पिता का निधन हो गया। ये प्रकृति का नियम है। उन्होंने अपने भांजे को खेतों की देखभाल करने के लिए कहा, जो तब 25 वर्ष का था। उनकी बहन तब जीवित थी। बहन का उनके प्रति बहुत प्यार था। उन्होंने खेत गांव के एक किसान को अधाई पर उठा दिए और भांजे ने देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 5 वर्षों तक वो वर्ष में एक बार 2-4 दिनों के लिए गांव जाते। घर में ताला बंद था। उसकी साफ सफाई करवाते रहते और बटाईदार से हिसाब करके लौट आते थे। 5वें वर्ष बहनोई ने उन्हें कहा, जोगिंदर, साल भर तक तुम्हारा घर बंद रहता है, इस प्रकार घर नष्ट हो जाएगा। मलिक साहब एक क्षण के लिए फिर रुके। मित्र का नाम जोगिंदर सिंह गिल था। जोगिंदर भी इस बात को समझते थे। उन्होंने बहनोई से पूछा कि क्या करना चाहिए। बहनोई ने सलाह दी कि इस बार चाबी भांजे को दे जाएंगे, जिससे वो हफ्ते 10 दिन में जाकर उसे खोल लिया करेगा। वैसे भी उनके खेत देखने के लिए उसे उनके गांव जाना ही होता है। उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद जब भी उन्हें गांव जाना होता, वो अपने और बच्चों को पहुंचने की सूचना भांजे को पत्र द्वारा दे देते और नियत तिथि को उन्हें घर खुला मिलता। उनके एक ही भांजा था। बहनोई के पास इतने खेत थे कि उन्होंने उसे 5वीं तक पढ़ाने के बाद खेती के काम में अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि भांजे ने मेरे भाइयों की तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। कम उम्र से ही वो शराब पीने का आदी हो गया था। इसके लिए बहनोई साहब ही जिम्मेदार थे। वो हर दिन रात पीते। जब भांजा 13-14 साल का था, वो अपने लिए उससे पैग बनवाते और एक दिन उन्होंने ही उसे उत्साहित करते हुए कहा, तू भी चख। भांजा उनके कहने से पहले ही चुपचाप उसका स्वाद ले चुका था। उस दिन के बाद वो पिता के साथ पीने लगा। पंजाब में शराब पीना बुरा नहीं माना जाता। एक बार जब जोगिंदर सिंह गिल ने बहनोई को सूचित किया कि वो अमुक तारीख को गांव आएंगे, तब उनका तुरंत पत्र आया कि वो अपने गांव न जाकर उनके यहाँ आए। वो समझ नहीं पाए कि बहनोई ने ऐसा क्यों लिखवा भेजा था। उन्हें कुछ आशंका हुई, इसलिए वो उस बार पत्नी और बच्चों को लेकर नहीं गए, अकेले गए और पहले अपने ही गांव गए। अपने घर पहुंचने पर वो देखकर हैरान रह गए कि उसमें गांव के एक जाट परिवार रह रहा था, जो जमींदार था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बहनोई और भांजे ने मकान उस जमींदार को बेच दिया था, जिसके 4 बेटे थे। उसमें उस जमींदार का एक बेटा रह रहा था। उस जमींदार के बेटे से उन्हें जानकारी मिली कि उस वर्ष उनके खेतों को उनके भांजे ने किसी और को बटाई पर न देकर स्वयं फसल उगाई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक हलवाहा पहले से ही बहनोई साहब के यहाँ काम करता था। उसी ने यह भी बताया कि उनके भांजे की नीयत उनके खेतों के प्रति खराब है। वो खेतों पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने बहन के यहाँ न जाने का निर्णय किया, अपने गांव से ही लौटने लगे। लेकिन उस जमींदार के बेटे ने उन्हें रोका और सलाह देते हुए कहा, चाचा, मेरी एक ही सलाह है कि आए हैं तो अपने खेत किसी को बेच दें। आपके वश में नहीं है खेती करवाना। और अपने भांजे और बहनोई पर इसी प्रकार विश्वास करते रहेंगे, तब एक दिन आपके खेतों पर उनका कब्जा होगा। आप उन पर मुकदमा करेंगे, लेकिन कितनी बार मुकदमों के लिए दिल्ली से आएंगे। उस लड़के की बात उन्हें समझ आई। उन्होंने उससे कहा, कोई लेने वाला हो तो बताना, मैं ही ले लूँगा और वही कीमत दूंगा जो बाजार भाव है। जमींदार के बेटे ने कहा। उस रात वो अपने उस घर में ही रहे जिसमें उनका बचपन बीता था, लेकिन जो अब उनका अपना नहीं रहा था। रात जमींदार और उसके बेटों के साथ खेतों की बात पक्की हो गई और 1 माह के अंदर उन्होंने खेत उस जमींदार को बेच दिए थे। जब भांजे का हलवाहा उनके खेत में काम करने गया, उसे जमींदार का हलवाहा खेतों में काम करते मिला। उसने लौटकर उनके बहनोई और भांजे को बताया। उनकी बहन को ये मालूम नहीं था कि उनके बेटे ने उनके पिता का घर किसी को बेच दिया था। हलवाहे से मिली जानकारी के बाद उनके बहनोई और भांजा खेतों की ओर दौड़े थे और ये जानकर अचंभित थे कि उन खेतों में उस जमींदार का हल चल रहा था, जिसे उन्होंने उनका घर बेचा था। जब उन लोगों ने उस हलवाई को धमकाना चाहा, तब उसने बताया कि जोगिंदर सिंह ने खेत उनके मालिक को बेच दिए हैं। वे लोग जमींदार से मिले, जिसने उन्हें बताया कि 1 माह पहले जोगिंदर गांव आए थे और खेत बेच गए थे। मलिक साहब को अपनी बात बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि श्रीमती मलिक ने भोजन डाइनिंग मेज पर लगाते हुए भोजन करने के लिए कहा। सोफे से उठते हुए मलिक साहब ने जनार्दन सिंह से कहा, चल भोजन करते हुए शेष बात बताऊंगा। वो वॉश बेसिन की ओर गए और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा। जनार्दन सिंह को भी मलिक साहब की बातों में रस आ रहा था। बड़ों से सुने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। जनार्दन सिंह वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए सोच रहे थे। भोजन करते हुए मलिक साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जनार्दन,
कभी किसी रिश्तेदार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाहर वालों से हम सतर्क रहते हैं, चूक कभी कभी ही होती है, जबकि रिश्तेदार ही अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। जोगिंदर सिंह गिल के खेत बेचने के बाद उनके बहनोई और भांजे ने उनसे संबंध तोड़ लिए थे। बहनोई ने उन्हें लंबा सा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने उन पर अविश्वास करके उन्हें दिल्ली चोट पहुंचाई है, इसलिए अब उनके साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो कभी भूल कर भी उनके दरवाजे नहीं आएंगे। वो नहीं गए। उन्हें नहीं मालूम कि कब उनकी बहन की मृत्यु हुई और कब बहनोई की। रिश्ते ऐसे दरकते हैं। सर, इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके बहनोई की नीयत साफ नहीं थी। खेत गिल साहब के थे, उन्होंने अपने खेत बेचे थे, अपने बहनोई के नहीं। यदि उनके बहनोई और भांजे के दिल में खोट ना होती तब वे इस बात को बुरा नहीं मानते। उन्होंने उनसे पूछे बिना उनका घर बेच दिया था। लाखों रुपए तो नहीं मिले होंगे। सर, आप ठीक कह रहे हैं कि इंसान भावुकता और प्रेम में रिश्तेदारों पर भरोसा करता है और वे धोखा देते हैं। जोगिंदर सिंह की सलाह पर मैंने अपने खेत बेचे, लेकिन मुझे उनकी तरह की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। भाइयों के साथ मेरे संबंध अभी भी बने हुए हैं। हमें एक दूसरे के शादी विवाह या दूसरे अवसरों पर आते जाते हैं, और एक समय के बाद ऐसा ही होता है। महानगर का जीवन आसान नहीं होता। यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तब बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने बच्चों की पढ़ाई को महत्व दिया। आज बेटी और बेटा अमेरिका में हैं। बेटी का परिवार दिल्ली का ही है। दामाद डॉक्टर हैं। शादी के बाद अपने एक रिश्तेदार के बुलाने पर वहाँ गए और वहीं बस गए। अब उनके माँ पिता भी राजौरी गार्डन का अपना मकान बेचकर बेटे के पास जा चुके हैं। मेरा बेटा पहले ही पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा चुका था। पढ़ाई समाप्त करने के बाद उसे वहीं जॉब मिल गई थी। वहीं के एक पंजाबी परिवार की लड़की उसने पसंद की, मुझे सूचित किया। वो लड़की भी नौकरी करती थी। हमने उसके परिवार को दिल्ली बुलाया। वे आए और मैंने पारंपरिक ढंग से रकाबगंज गुरुद्वारा में उनकी शादी की। बेटी और बेटा प्रसन्न हैं। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बेटे के पास चले जाएं। ये सब अभी से कहना और सोचना ठीक नहीं। वृद्धावस्था में किसी न किसी के पास तो रहना ही होगा, और आपके बेटा बेटी आपका ख्याल रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वरना सुना है कि बहुत से माँ पिता अपने अमेरिका, कनाडा या यूके जा बसे बच्चों से मिलने के लिए तरसते हैं, और उनके बच्चे कभी सालों में एक बार आ पाते हैं। इसीलिए भारत में भी अमेरिका की तरह बुजुर्गों के लिए आश्रम बनने लगे हैं। अभी तो देश आज़ाद हुए अधिक साल नहीं हुए। जैसे जैसे हम दुनिया के निकट जाएंगे, वहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे समाज तक आती जाएंगी। जनार्दन सिंह चुप रहे। भोजन समाप्त करने के बाद मलिक साहब ने घड़ी देखते हुए कहा, जनार्दन, 10:30 बज चुके हैं। तुम सोच रहे होगे कि केवल गप मारने के लिए मैं तुम्हें लेकर आया था। नहीं बच्चे, मैं सच ही तुम्हें कमरा दिखाने लाया था। ब्रोकर की बात मैंने यूं ही कही थी। मेरे पास 2 कमरे हैं। कुछ दिन पहले तक एक परिवार उसमें रह रहा था, लेकिन उन्हें सरकारी मकान मिल गया है। कमरे खाली हैं। जब से बच्चे अमेरिका गए तब से मैं मकान के केवल वही 2 कमरे छोटे परिवार को किराए पर देता आ रहा हूँ। कारण ये कि हम दोनों साल 2 साल में बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तब मकान की देखभाल बनी रहती है, और मुझे तुमसे अच्छा किराएदार नहीं मिलेगा, और तुम्हें मेरे जैसा मकान मालिक, जो दफ्तर में तुम्हारा बॉस होगा और यहाँ मकान मालिक। मलिक साहब इतना कहकर ठठाकर हंसे। लेकिन नाम के लिए मकान मालिक, मैं अपने किराएदारों को परिवार का हिस्सा मानकर रखता हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ ये कि हमारे अमेरिका प्रवास के दौरान किराएदार मकान मालिक ना बन जाए, इसलिए छोटा और भला परिवार रखते हैं, और ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे सदैव भले लोग ही मिले। सर, आपकी बहुत मेहरबानी। जनार्दन सिंह भावुक हो उठे। मलिक साहब ने पहली मंजिल के दोनों कमरे जनार्दन सिंह को दिखाए। किराया उस इलाके के हिसाब से काफ़ी कम था। महीने की अंतिम तिथि को जनार्दन सिंह ने मलिक साहब के मकान में शिफ्ट कर लिया था। वैजेंद्र सिंह मलिक के यहाँ किराएदार के रूप में शिफ्ट होने के बाद जनार्दन सिंह पत्नी निर्मला और बेटी को दिल्ली ले आए। उसे ग्रीन पार्क के एक विद्यालय में प्रवेश मिल गया, लेकिन वो छोटा विद्यालय था, जबकि जनार्दन सिंह बेटी को अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते थे। वे उसे अरविंदो मार्ग में मदर्स इंटरनेशनल में प्रवेश दिलवाना चाहते। कुछ समय पहले स्कूल खुला था, इसलिए प्रवेश की संभावना थी। उन्होंने बेटी को 1 वर्ष तक वहाँ प्रवेश के लिए अच्छी तैयारी करवाई, और अगले वर्ष उसे वहाँ प्रवेश दिलाने में सफल रहे। अवकाश ग्रहण करने के तुरंत बाद वीएस मलिक मकान की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंप बेटे के पास 6 माह के लिए अमेरिका चले गए। जनार्दन सिंह नियम के साथ उनके बैंक खाते में किराया जमा करते रहे थे।
जाते समय मलिक साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका फ़ोन वो अपने यहाँ शिफ्ट करवा लें, जिससे यदा कदा वो अमेरिका से उन्हें फ़ोन कर लिया करेंगे। उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया कि फ़ोन का मासिक बिल जनार्दन मकान के किराए से भरते रहें। सर, मेरे यहाँ फ़ोन शिफ्ट होने की बात आपने मेरे मुंह से छीन ली। मैं आपको ये कहना चाहता था, लेकिन मुझे संकोच था, इसलिए चुप था। रही मासिक बिल की, तो आप अमेरिका से मुझे फ़ोन किया करेंगे, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल मैं भी किया करूँगा, इसलिए बिल भी मैं ही भरूँगा। मलिक साहब चुप रहे थे। मलिक साहब 6 माह बाद अमेरिका से लौटे, लेकिन अधिक दिनों के लिए नहीं। 1 वर्ष बाद वो फिर अमेरिका चले गए। दूसरी बार जाने से पहले जनार्दन सिंह से बोले, बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं, दोनों अपने पास रखना चाहते हैं। कहते हैं, पापा आप दोनों की उम्र बढ़ रही है, लेकिन हम दोनों का मन वहाँ नहीं रमता। जब उम्र अधिक हो जाएगी और उन पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी, तब की बात अलग है। उनकी बात सुनकर जनार्दन सिंह घबरा गए। सोचने लगे कि यदि मलिक साहब स्थायी रूप से अमेरिका जाना चाहेंगे, तब मकान बेचेंगे। जो सुख सुविधा उन्हें उनके मकान में मिल रही है, दूसरे मकान में जाकर शायद ही मिले। मलिक साहब मुझे बेटे की तरह मानते हैं। मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि मैं किराएदार हूँ। उनके दोबारा जाने की बात सुनकर एक बार उनके मन में आया कि वो मकान के बारे में पूछ लें, लेकिन चुप रहे। सोचा कि यदि वो उसे बेचना चाहेंगे, तब अवश्य ही समय से पहले उन्हें बता देंगे। मलिक साहब पति पत्नी 6 माह के लिए अमेरिका जाकर रहते और 1 वर्ष दिल्ली, लेकिन ये सिलसिला 8 वर्षों तक ही चला। एक रविवार मलिक साहब ने उन्हें बुलाया। सुबह का समय था। अब वो जब भी दिल्ली रहते एक मेड रख लेते। उनके किराएदार होकर आने के बाद एक दिन निर्मला ने श्रीमती मलिक से कहा था, अम्मा जी। वो अपनी सास की तरह अम्मा जी उन्हें पुकारने लगी थी, और श्रीमती मलिक निर्मला को बहू की तरह मानती थीं। नीलिमा स्कूल से आने के बाद अधिक समय उनके यहाँ रहती। उनके किराए के 2 कमरे उसे खेलने के लिए छोटे पड़ते थे। अम्मा जी, आपके यहाँ साफ़ सफाई के लिए काम करने वाली आती है। आपकी उम्र अधिक हो रही है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, श्रीमती मलिक बोली। वो सोच रही थी कि जो काम वाली उनके यहाँ आती है, निर्मला उससे अपने यहाँ भी काम करवाना चाहती है। आपकी उम्र बढ़ रही है, आप लोगों का खाना मैं बना दिया करूँगी। अरे कैसी बात कर रही हो निर्मला, अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं, अभी हम दोनों जवान हैं, कहने के साथ ही हंस दी श्रीमती मलिक। लेकिन निर्मला सिंह के सुझाव पर उन्होंने दोपहर और रात का भोजन पकाने के लिए एक मेड रख ली थी। सुबह का नाश्ता वही बनाती थी। उस दिन जब मलिक साहब ने जनार्दन सिंह को बुलाया, तब नाश्ते का समय था। श्रीमती मलिक किचन में थी, साफ सफाई करने वाली झाड़ू लगा रही थी। उसी से मलिक साहब ने उन्हें बुलवाया था। आज नाश्ता मेरे साथ जनार्दन सिंह। सर, इतना ही बोले जनार्दन सिंह। नाश्ता करते हुए मलिक साहब बोले, जनार्दन सिंह, मेरा बेटा और बेटी अब हमें अमेरिका रहने का दबाव बना रहे हैं। इतनी बार जाते हुए मैं भी वहाँ बसे भारतीयों से अच्छी प्रकार परिचित हो चुका हूँ। मेरा बेटा न्यूयॉर्क में है, जबकि बेटी न्यू जर्सी में। दोनों ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसपास कुछ भारतीय हैं। वे एक दूसरे के घरों में नहीं, पार्क में मिलते हैं, खासकर बुजुर्ग। अब हम भी अपने बच्चों के साथ अपना बुढ़ापा बिताना चाहते हैं। जी सर, यही उचित होगा, जनार्दन सिंह कह तो गए, लेकिन पुराने भय ने उन्हें फिर घेर लिया कि मलिक साहब मकान बेचेंगे और उन्हें दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। मलिक साहब देर तक चुप रहे, फिर बोले, दरअसल जनार्दन, मैं आप और आपके परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। जब आप किराएदार के रूप में इस मकान में आए, तब मेरा स्वार्थ क्या था वो मैंने आपको बताया था। लेकिन इतने दिनों मेरे यहाँ रहते हुए आप और आपके परिवार से जो लगाव हम दोनों अनुभव कर रहे हैं, उसे लेकर मैं जब से इस बार अमेरिका से लौटा हूँ और स्थायी रूप से वहाँ जाने की बात आई, तब से लगातार आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ से स्थायी रूप से जाने का मतलब इस मकान को बेचना होगा, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। सर, कोई बात नहीं। आपने उस समय मुझे आश्रय दिया जब मैं अच्छी जगह किराए के कमरों के लिए भटक रहा था। इतने दिनों आपके यहाँ रह लिया, बेटी भी बड़ी हो गई है। बेटी के स्कूल के आसपास की किसी कॉलोनी में किराए का मकान खोज लूँगा। आपको अपनी बात याद होगी जब मैंने आपको रविवार को ऑफिस आने के लिए कहा था और आपने दलाल से मिलने की बात कही थी। तब आपने कहा था कि आप मालवीय नगर जैसी जगह नहीं रहना चाहते। उन दिनों आप महरौली में रहते थे। जी सर, याद है। हालांकि वे इलाके भी इतने ख़राब नहीं हैं। मदर्स स्कूल के पास अब सर्वोदय नगर भी बस गया है। मलिक साहब फिर देर तक चुप कुछ बैठे सोचते रहे। दोनों नाश्ता कर चुके थे। श्रीमती मलिक भी अपना नाश्ता लेकर सामने आ बैठी।
मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आए। हालांकि उसे अमल में लाने के लिए आपको अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। कहें सर, मेरे माता पिता बहुत समझदार हैं। आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैं जानता हूँ कि आप ऐसी कोई सलाह नहीं देंगे जिससे मेरे माता पिता को मानने में परेशानी हो। जनार्दन सिंह, गांव और खेतों का मोह बहुत बड़ा होता है, खासकर किसान के लिए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव की यादें इंसान का जिंदगी भर पीछा करती हैं। मलिक साहब फिर चुप रहे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि जो बात वो कहना चाहते थे उसे कैसे कहें। उन्हें चुप देखकर जनार्दन सिंह ने कहा, सर, आप निसंकोच अपनी बात कहें। हालांकि मैंने अनुमान लगा लिया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या अनुमान लगाया? मुस्कुराते हुए मलिक साहब ने पूछा। सर, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो। तो भी आप ही कहें सर, जनार्दन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। देर तक चुप रहने के बाद मलिक साहब ने कहा, जैसा कि तुमने एक बार बताया था कि तुम अपने माँ पिता की इकलौती संतान हो, दिल्ली आ गए हो। माँ पिता एक समय तक ही साथ दे पाते हैं। वृद्धावस्था में उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी। तुम गांव जा नहीं सकते, उन्हें यहाँ लाने का प्रयास करोगे। हालांकि गांव से लगाव उन्हें यहाँ आने से रोकेगा, जैसा कि मेरे माँ पिताजी के साथ हुआ। मैंने उन्हें दिल्ली आने के लिए कितनी ही बार कहा। वे आए, लेकिन 1-2 महीने रहने के बाद ये कहकर यहाँ की भीड़ में उनका दम घुटता है वापस लौट गए थे। आप गांव जाकर उनकी देखभाल कर नहीं सकते, क्योंकि नीलिमा की शिक्षा का सवाल है। उसकी पढ़ाई ही नहीं, तुम्हारी नौकरी का भी प्रश्न है। मेरा अनुमान है कि वे समझदार हैं। एक बार लगभग 1 महीने के लिए वे तुम्हारे पास आए भी थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तुम्हारे पिता समझदार हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। इसलिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे वे समझेंगे। जी सर, मेरे माँ पिताजी दोनों बहुत समझदार हैं। समझदार ना होते तब आज मैं यहाँ नहीं होता। जब गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित किया। विद्यालय छोड़ने लेने जाते थे। मेरे स्कूल जाना प्रारंभ करने के बाद गांव के दूसरे लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उन्होंने 5वीं और 8वीं से आगे नहीं पढ़ाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ पिताजी के कारण, और नीलिमा और निर्मला भी उनके कारण। तुम मेरी बातों से बोर हो चुके होगे, सोच रहे होगे मैंने इतनी लंबी बात की, लेकिन अभी तक वो नहीं बताया जिसे कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। जनार्दन सिंह उनकी ओर देखते रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने पिताजी को गांव के खेत बेचने के लिए कहो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं जो सोचता हूँ और तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ कि तुम शायद ही कभी गांव जाकर रहोगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई भाई होता तो समझता कि वो खेत संभाल लेगा, लेकिन माँ पिता के बाद या तो तुम उन्हें बेचोगे या उन पर गांव का कोई कब्जा कर लेगा। बटाई पर कब तक देते रहोगे और साल में एक बार जाकर खेत देखते रहोगे। खेत की देखभाल जब तक स्वयं न की जाए वे बर्बाद हो जाते हैं। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खेत बेचकर तुम दिल्ली में कोई मकान खरीद लो। सर, सोच में डूब गए थे जनार्दन सिंह। मैं जानता हूँ कि पिताजी के सामने प्रस्ताव देना बहुत कठिन होगा। उन्हें उस मिट्टी से प्रेम होगा, लेकिन वास्तविकता वो भी जानते होंगे। मलिक साहब जनार्दन सिंह के चेहरे की ओर देखने लगे। सर, मैं कोशिश करूँगा पिताजी को समझाने की। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मकान खरीद लो। सर, आपका? जनार्दन सिंह फटी आंखों से मलिक साहब को देखने लगे। तुमने बताया था कि तुम्हारे पास अच्छी खेती है सर। यदि फिलहाल माँ पिताजी यहाँ नहीं आना चाहेंगे तो 5-6 बीघे खेत उनके लिए छोड़कर शेष बेचकर मकान खरीदने के लिए उन्हें समझाओ। मैं तुमसे बाजार भाव से पैसे नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे मकान को कोई ऐसा व्यक्ति खरीदे जो कभी हम दोनों या हमारे बच्चों के भारत आने पर उन्हें यहाँ रहने दे। हालांकि हम होटल में रह सकते हैं, लेकिन जिस मकान में मेरी ज़िंदगी बीती और जिसमें मेरे बेटा बेटी पले बढ़े, उसमें रहने का सुख ही कुछ और होगा, और तुमसे अच्छा कोई दूसरा मुझे नहीं मिलेगा। मलिक साहब की बात सुनकर जनार्दन सिंह की आंखें गीली हो गईं। वो उन्हें और उनके परिवार से प्रेम करते हैं ये वो जानता था, लेकिन इतना प्रेम करते हैं ये वो नहीं जानता था। उठकर जनार्दन मलिक साहब के चरणों पर झुक गए। श्रीमती मलिक भी उस समय वहां आ गई थी। सर, जनार्दन सिंह केवल इतना ही बोल सके। मलिक साहब ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगाते हुए कहा, जनार्दन सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ। जब तुम्हें लेकर आया था बेशक मेरा स्वार्थ था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम बढ़ता गया। तुमने भी मुझे अपना बॉस नहीं पिता ही माना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही इसके मालिक बनो।
सर, पिताजी से बात करना होगा। गांव जाओ और उन्हें समझाओ, 3-4 महीने रहूँगा यहाँ। सर, पिताजी मान भी गए, लेकिन खेत कब बिकेंगे ये कहा नहीं जा सकता। यदि पिताजी तैयार हो जाते हैं तब मैं मकान तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा। मेरा बैंक खाता यहाँ रहेगा। खेत जब भी बिकेंगे पैसा मेरे खाते में जमा कर देना। सर, एक बार फिर जनार्दन सिंह भावुक हो उठे। मुझे तुम पर भरोसा है सर, मैं आपके भरोसे की रक्षा करूंगा। मुख्य बात पिताजी के मानने की है। ग्राहक तो शायद मिल ही जाएंगे। मेरे खेत उपजाऊ हैं, समतल हैं, खेतों के बीच कुआं है, पुराई से पानी सभी खेतों में पहुंचता है। मेरे गांव और पड़ोसी गांव के धनी किसानों की नज़रें मेरे खेतों पर बहुत पहले से हैं। वे पिताजी से कह भी चुके हैं कि मैं दिल्ली जा बसा हूँ। वे कब तक खेती करवाएंगे, बेचकर मेरे पास आकर रहें। लोग खेती के महत्व को समझते हैं। अचल संपत्ति है। तुम्हारे साथ समस्या है कि तुम गांव दौड़कर बार बार जा नहीं सकते। आज़ादी के बाद गांव के लोगों में भी परिवर्तन आने लगा है। ये मैंने अनुभव किया है। आगे ये प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने वाले गांवों में पहले भी थे, और जैसे जैसे राजनीति का प्रवेश गांवों में होता जाएगा, लोगों के स्वभाव और व्यवहार में बदलाव आता जाएगा। जी सर, कोशिश करके देखो। अभी नहीं बिकेगी तो कभी ना कभी तो बिकेगी ही। मैंने जैसा कहा मैं वो करने को तैयार हूँ। लौट कर जनार्दन ने निर्मला से बात की। निर्मला ने पहले भी उन्हें इस बारे में कहा था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मलिक साहब अपना मकान उन्हें लिखवाना चाहेंगे। ये उसके लिए कल्पनातीत बात थी। उस क्षेत्र में प्रॉपर्टी की जो कीमत थी, उस स्थिति में ये उनके लिए सोचना भी संभव नहीं था। वो मलिक साहब और श्रीमती मलिक को पहले ही पिता और माँ समान मानती थी, लेकिन अब वे दोनों से देवता जैसे लग रहे थे। दिल्ली में शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये कहे कि वो मकान लिखवा कर अमेरिका चला जाएगा और ख़रीदार बाद में पैसा बैंक में जमा कर दे। आप जल्दी गांव जाकर पिताजी से बात करें। नीलिमा ने सुना तो वो किलक उठी। ये कोठी हमारी होगी? मलिक दादा बड़े दयालु हैं पापा। हाँ बेटा, देवता पुरुष हैं। जनार्दन सिंह एक बार फिर भावुक हो उठे थे। अगले सप्ताह ही जनार्दन सिंह गांव गए। पिता से बात की, सारी स्थिति समझाई। बेटे की बात सुनकर संपत सिंह सहर्ष खेत बेचने को तैयार हो गए, लेकिन जैसा कि मलिक साहब ने कहा था, उन्होंने 5 बीघे खेत अपने पास रखना चाहा और जब तक शरीर और स्वास्थ्य साथ देगा तब तक गांव में रहने का निर्णय किया। संपत सिंह के खेत बेचने की घोषणा के 1 माह के अंदर पड़ोसी गांव के जमींदार ने खरीदने का प्रस्ताव दिया। खेत बिके और मलिक साहब ने अमेरिका जाने से पहले मकान जनार्दन सिंह के नाम लिखवा दिया। मलिक साहब के मकान की रजिस्ट्री के समय जनार्दन सिंह के माँ पिताजी दिल्ली आए थे। मलिक साहब और श्रीमती मलिक के अमेरिका जाने के समय जनार्दन सपरिवार उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। फ्लाइट के लिए जाते समय जनार्दन सिंह के पिता ने मलिक साहब से कहा था, भाई साहब, मकान बेशक आपने जनार्दन के नाम लिख दिया है, लेकिन वो आपका ही रहेगा, मलिक निवास। मलिक साहब ने संपत सिंह को गले लगाते हुए कहा था, मैं जानता हूँ, मैंने इसीलिए आपके बेटे को खरीदने के लिए कहा था। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 3 में।